थर्सडे के हवाले से जो एक और राउंड की बात की जा रही है, इस पे सईद साहब बिफोर दैट ये जो ईरान के कानून साज पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हमने ये ऑफ़र प्लेस की थी खैर सगाली के लिए कि जो एनरिच यूरेनियम है इसका प्रपोर्शन हम कम कर देंगे। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ये क्लेम करता है कि 5 साल के लिए प्रोग्राम को अबैंडन करना इसकी ऑफ़र दी गई, लेकिन अमेरिका ने 20 साल पर जोर दिया और कोई मिडल वे नहीं निकल पाया। तो एक तरफ जो हमने देखा है कि जेडी वैंस पब्लिकली कह रहे हैं कि बिल्कुल ख़त्म करें अपने प्रोग्राम को, लेकिन ख़बरें उसकी ड्यूरेशन मुख्तस करती हुई नज़र आ रही हैं कि कोई 20 साल कह रहा है, कोई 5 साल कह रहा है। एक्सियोस ने कहा कि 10 साल के लिए अमेरिका ने डिमांड कर दी। तो क्या लगता है कि इस पर मीडिएशन हो सकती है अगर कोई मिडल वे निकल आए इस पॉइंट के ऊपर? मेरे ख्याल में मुजम्मिल साहब, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होना कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होगी। अगर आपने कुछ अरसा पहले फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान की स्टेटमेंट सुनी हो तो उन्होंने कहा था ईरान तो 0% एनरिचमेंट के लिए भी तैयार हो गया था, जिसका मतलब यह है कि ईरान का इस वक्त कोई मूड नहीं है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ जाए। और न्यूक्लियर वेपन्स अगर वो नहीं बनाना चाहता तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि वो दोबारा अपने जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंस्पेक्टर्स के लिए खोल दे। सो अगर इंस्पेक्टर्स आते हैं हर 3 या 6 महीने के बाद, वो इन सारी साइट्स को विजिट करते हैं और थ्रू सैटेलाइट इमेजरी भी आपको पता चल जाता है कि अगर कोई नई साइट ईरान डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम टू कंफर्म कि जी के क्या कहते हैं कि ईरान उस डगर पे चल रहा है या नहीं चल रहा। और अगर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस बात पे कन्विंस्ड है, जैसे वो पहले भी इस जंग से पहले भी कन्विंस थी कि ईरान ये नहीं बना रहा, तो मेरे ख्याल में इस चीज के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट होना कोई इतना मुश्किल होगा। हाँ, टाइम फ्रेम की बात है। डेफिनेटली देखिए, जब नेगोशिएशंस होती हैं हमें पता है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस लेकर आती हैं। सो अगर ईरान 5 साल कह रहे हैं और अमेरिका 20 साल कह रहे हैं तो कहीं जिसको कहते हैं एग्रीमेंट हो जाएगी कहीं बीच में 10 साल के ऊपर। सो दैट इज ओके। लेकिन देखिए, इस वक्त अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त एग्रीमेंट की ख्वाहिश जो है वो अमेरिका की तरफ से ज्यादा नजर आ रही है और ईरान की तरफ से कम। और उसकी 3-4 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ये जो ब्लॉकेड अब अमेरिका ने कर दिया है, इसकी वजह से जो उसके अपने हलीफ हैं इस इलाके में और आउटसाइड मिडिल ईस्ट लाइक यूरोप, लाइक जापान, लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो सब बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो रहे हैं। दूसरा, मेरे ख्याल में अगर जितनी देर ब्लॉकेड रहेगा, जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और हमने अभी पिछले 24 घंटों में चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर और रशियन फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट सुन लिए हैं कि जो बिल्कुल सईद साहब, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ। सईद साहब, ये जो ईरान के हवाले से रूस का बयान आया है जिसमें वो ये कहते हैं कि एनरिच यूरेनियम वो अपने पास रखने को तैयार हैं अगर अमेरिका से डील करवानी है उन्होंने ईरान की। हाउ बिग ऑफ अ डेवलपमेंट इज दैट कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो मामला ही ख़त्म हो जाएगा? ये पहले भी कहा था जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में एज कंपेयर टू अमेरिका, ईरान को कोई मसला नहीं होगा कि जो भी टाइम फ्रेम डिसाइड होता है 5 साल या 10 साल, उस टाइम के लिए वो यूरेनियम जो है जो 60% एनरिच्ड है, एक्चुअली वो वेपन ग्रेड यूरेनियम नहीं है, लेकिन उस यूरेनियम को वो रशियंस के हवाले कर दें फॉर सेफ गार्डिंग। सो मेरे ख्याल में इसमें अमेरिका की जिद भी पूरी हो जाएगी और ईरान को भी कोई मसला नहीं होगा। ईरान ने पहले भी ये ऑफर की थी, लेकिन उस वक्त अमेरिका नहीं माना था। लेकिन अगर अमेरिका इस बात पे अड़ा रहा कि नहीं, ये एनरिच यूरेनियम हमारे हवाले करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कभी उस चीज पे मानेगा। ठीक है, फेयर इनफ। जो तीसरी बात मैं मुजम्मिल साहब आपकी अटेंशन में लाना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए कि फ्रॉम विद इन अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप को जो है ना बहुत ज्यादा ऑपोजिशन आ रही है और वही ऑपोजिशन जो है वो उनको तकलीफ देती है। ठीक है, इस वक्त जो है उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत लो है
और अगर ये ब्लॉकेड कोई एक दो दिन या एक दो हफ्तों का खेल नहीं होता, ब्लॉकेड एक्चुअली इफेक्टिव होता है महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद। अगर वो इतना लंबा ब्लॉकेट करते हैं, एक तो दुनिया रिसेशन में चली जाएगी, अमेरिका के अंदर भी इन्फ्लेशन हो जाएगी, और वो जो है अभी जिस तरह उनके सरों के ऊपर मिड टर्म इलेक्शंस हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी बड़ी बुरी तरह हारेगी। और आई थिंक ये वो मेजर कंसर्न है जो प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द एक मुआहदे। एग्जैक्टली जो इंटरनल प्रेशर है, आपने कहा बहुत बड़ा फैक्टर है। शौकत साहब, वेन्यू की डिस्कशन भी हो रही है और उसमें ईरान की तरफ से तो एक सोर्स यही कहता है कि ईरान प्रेफर करेगा कि इस्लामाबाद में ही दूसरा राउंड हो। थर्सडे का जिक्र हुआ, वीकेंड का जिक्र हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जेनेवा भी हो सकता है, रियाद भी हो सकता है, अनकरा भी हो सकता है। क्या लगता है आपको कि ज़्यादा सूटेबल, चूँकि पहला राउंड यहाँ पर हुआ तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है, या वेन्यू शिफ्ट भी हो सकता है, और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा ओवरऑल? मेरे ख्याल में वेन्यू के शिफ्टिंग से ओवरऑल कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि मेरे ख्याल ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा वो इतने हाई लेवल का नहीं होगा जितना पहला राउंड हुआ है। इसमें मेरे ख्याल सेकंड टियर के लोग आएंगे जो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो वो बेशक पाकिस्तान में हो जाए या जनेवा में हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान जो है वो कभी टर्की जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली ईरान और टर्की के काफ़ी इश्यूज हैं ऑन द कुर्दिश मसले के ऊपर। और जो ईरान के जो कंट्रीज थी जो ईरान को फेवर करती थी, लाइक इरिया और सीरिया एंड इराक, उधर जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कुर्दों की वजह से टर्क्स के खिलाफ एक ख़ास फीलिंग पाई जाती है। सो मेरे ख्याल में ईरान टर्की जाने को तैयार नहीं होगा। जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेस मुजम्मिल साहब लगती है वो ये है कि पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त वो वाहिद एक पोजीशन है कि जितने भी इस पैक्ट के लिए जो कंट्रीज इस पैक्ट के लिए ज़रूरी हैं वो सब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, ईरान, अमेरिका, और जो क्या कहते हैं इस पीस डील के गारंटर्स बनेंगे, प्रॉब्ली चाइना एंड रशिया। वो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री पर इस वक्त एतमाद करने को तैयार हैं, और वो है पाकिस्तान। इसके वेन्यू की डिस्कशन भी हो रही है और उसमें ईरान की तरफ से तो एक सोर्स यही कहता है कि ईरान प्रेफर करेगा कि इस्लामाबाद में ही दूसरा राउंड हो। थर्सडे का जिक्र हुआ, वीकेंड का जिक्र हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल जो मीडिया हाउसेस हैं वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जेनेवा भी हो सकता है, रियाद भी हो सकता है, अनकरा भी हो सकता है। क्या लगता है आपको कि ज़्यादा सूटेबल, चूँकि पहला राउंड यहाँ पर हुआ तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की है, या वेन्यू शिफ्ट भी हो सकता है, और उससे फ़र्क क्या पड़ेगा ओवरऑल? मेरे ख्याल में वेन्यू के शिफ्टिंग से ओवरऑल कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि मेरे ख्याल ये जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा वो इतने हाई लेवल का नहीं होगा जितना पहला राउंड हुआ है। इसमें मेरे ख्याल सेकंड टियर के लोग आएंगे जो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो वो बेशक पाकिस्तान में हो जाए या जनेवा में हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान जो है वो कभी टर्की जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली ईरान और टर्की के काफ़ी इश्यूज हैं ऑन द कुर्दिश मसले के ऊपर। और जो ईरान के जो कंट्रीज थी जो ईरान को फेवर करती थी, लाइक इरिया और सीरिया एंड इराक, उधर जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कुर्दों की वजह से टर्क्स के खिलाफ एक ख़ास फीलिंग पाई जाती है। सो मेरे ख्याल में ईरान टर्की जाने को तैयार नहीं होगा। जो मोस्ट प्रोबेबल प्लेस मुजम्मिल साहब लगती है वो ये है कि पाकिस्तान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त वो वाहिद एक पोजीशन है कि जितने भी इस पैक्ट के लिए जो कंट्रीज इस पैक्ट के लिए ज़रूरी हैं वो सब पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज, ईरान, अमेरिका, और जो क्या कहते हैं इस पीस डील के गारंटर्स बनेंगे, प्रॉब्ली
चाइना एंड रशिया, ठीक। वो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो सिर्फ एक कंट्री पर इस वक्त एतमाद करने को तैयार हैं और वो है पाकिस्तान। इसके